हेलो गाइस, वेलकम टू आवर चैनल। दिस इज सिंग इन सर्विस। एंड मैंने इंस्टा पे काफ़ी वीडियो बनाई। इंस्टा पे मेरे काफ़ी फॉलोअर्स हुए। आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे पूछा कि भैया आपने आईबीपीएस पीओ एग्जाम को किस तरह से क्रैक किया। तो इस वीडियो में वही बताऊंगा कि मैंने आईबीपीएस पीओ एग्जाम को किस तरह निकाला। तो गाइस, मैं आपको सब कुछ एकदम अच्छे से बताऊंगा, स्टेप बाय स्टेप। इसलिए अगर आप पूरी स्टडी जानना चाहते हैं, मैं चाहता हूँ कि आप एक कॉपी पेन लेके बैठे वीडियो को एंड तक देखें और अच्छे से इस स्टडीज को नोट डाउन करें। और मैं खुद चाहता हूँ कि एकदम जेन्युइन तरीके से मैं आपको सब कुछ बताऊँ। और जब आप इस स्ट्रेटेजी का यूज करें और आपका सिलेक्शन हो, तो आप मेरे को आके बताएं इस चैनल के कमेंट सेक्शन में या मेरे इंस्टाग्राम अकाउंट पे कि भैया हमने आपकी स्ट्रेटेजी देखी, आपने जिस तरह पढ़ाई की हमने वैसे पढ़ाई की और उस तरह से हमारा सिलेक्शन हो गया। अब बात करते हैं स्ट्रेटेजी की, तो मैं आपको पहले अपने एजुकेशनल बैकग्राउंड के बारे में बता देता हूँ। देखो, मैंने 12th तक की जो पढ़ाई है वो तो मैंने हिंदी मीडियम से की है। उसके बाद मैंने इंजीनियरिंग किया। इंजीनियरिंग के बाद मैंने एक एग्ज़ाम की तैयारी की जिसमें मैं फेल हो गया। 2022 में अगस्त में मेरा एग्ज़ाम हुआ, सितंबर में रिजल्ट आया, उसमें हो गया फेल। जब मैंने वो यूपीएससी का एग्ज़ाम दिया था तो मैं लोगों से बैकअप ऑप्शन, बैकअप एग्ज़ाम के बारे में पूछने लग गया था। तो कई लोगों ने बताया बैंक एसएससी, तो कुछ किसी ने मेरे को बताया कि यार ये जो एसएससी का एग्ज़ाम है उसमें तो बहुत टाइम लगता था पहले। किसी ने बोला कि बैंक का जो एग्ज़ाम साइकिल है वो 6 महीने में कंप्लीट हो जाता है। तो मैंने बैंक पीओ का फॉर्म देखा, आईबीपीएस पीओ का, वो मैंने भर दिया अगस्त में। सितंबर के मिड में मेरा यूपीएससी वाले एग्ज़ाम का रिजल्ट आया, मैं उसमें हो गया फेल। 17 सितंबर को मैं हुआ फेल। 18 सितंबर को मैंने की इस एग्ज़ाम की तैयारी स्टार्ट, आईबीपीएस पीओ की। और 16 अक्टूबर को मेरा था प्रीलिम्स, 26 नवंबर को था मेरा मेंस। तो तुम भाई खुद लगा लो, सितंबर के मिड से लेकर 26 नवंबर जब मेरा मेंस था, मुश्किल से 2.5 महीने होते हैं। ये मैंने तैयारी की है। तुमको पूरी स्ट्रेटेजी बताऊंगा कि 2.5 महीने मैंने कैसे तैयारी की। तुमको हो सकता है ये लगे कि यार 2.5 महीने में तैयारी की कितना ईजी सा हो गया इसके लिए, और मैं तुमको बता रहा हूँ, मैंने दिन रात एक कर दी थी। और मैं ये तुमसे ये नहीं कह रहा कि तुम भी 2.5 महीने में निकाल लोगे, लेकिन इस जर्नी को देखने के बाद, इस वीडियो को देखने के बाद तुमको ये क्लियर हो जाएगा तुमको किस तरह तैयारी करनी है। तो भले एग्जाम तुम्हारा 6 महीने में निकले चाहे 8 महीने में निकले, उससे क्या फर्क पड़ता है। जॉब तो तुम्हारी लगी जानी चाहिए ना। मेन चीज वो है तुम्हारी जॉब लगवाना, तुम्हारा एग्जाम निकलना मेरी वजह से। उसकी मैं पूरी कोशिश करूंगा। ठीक है। और ना ही मैं इस वीडियो में ये कोई क्लेम करना चाहता हूँ कि मेरी वीडियो को देख के आप 2 महीने में एग्जाम निकाल सकते हो। मैं अपने बारे में बता रहा हूँ कि मेरी सर्कमस्टांसेस किस टाइप के थे, तो मेरे लिए बहुत ही डू और डाई वाली सिचुएशन थी। तो मैंने तो भाई किया, इसी तरह से किया, और भगवान ही मेरे साथ था शायद, इसलिए मेरा हो भी गया। तो चलो अब बात कर लेते हैं मेरी तैयारी की जर्नी की। तो देखो, जब मैंने सितंबर के मिड में इसका सोचा स्टार्ट करने का इसको, सबसे पहले जो मैं हर एग्जाम के लिए बोलता हूँ, सबसे पहला काम होता है सिलेबस को देखना ढंग से। मैंने आईपीएस पीओ एग्जाम के सिलेबस को अच्छे से यूट्यूब पर सर्च किया, इसका एग्जाम पैटर्न सर्च किया, इसमें किस किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, कौन कौन से टॉपिक आते हैं, सब कुछ अच्छे से देखा। सब कुछ, पूरा सिलेबस, एग्जाम पैटर्न, प्री कितने नंबर का है, कितने मार्क्स की कौन सी सब्जेक्ट है, हर सब्जेक्ट में कौन कौन से टॉपिक हैं, सब कुछ मैंने अच्छे से देखा। मेरे को समझ आया कि मैं इंजीनियरिंग मेरा बैकग्राउंड है, मैथमेटिक्स मेरा बैकग्राउंड है, तो उसकी वजह से मुझे मैथ में हो सकता है कुछ फायदा हो। इंजीनियरिंग कर ली थी तो इंग्लिश थोड़ी ठीक हो गई थी, तो बैंक के एग्जाम में भी इंग्लिश आती है, तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन टाइप की चीजें, पैसेज वगैरह सॉल्व करने में हो सकता है मेरे को आसानी रहे। ये सारा सिलेबस, एग्जाम पैटर्न सब कुछ चेक करने के बाद मैंने सोचा कि चलो यार एक प्रीलिम का मॉक टेस्ट देते हैं। प्री का मैंने मॉक टेस्ट दिया, उसने मेरे को मेरी औकात दिखा दी। मेरे नंबर आए 100 में से 26, 10 मैथ में, 3 रीजनिंग में और 13 इंग्लिश में। मैं समझ गया कि यार सबसे पहले ना सिलेबस खत्म करना पड़ेगा, क्योंकि मेरे को अभी जो टॉपिक्स हैं उनके क्वेश्चन को सॉल्व करना ही नहीं आ रहा, चाहे मैथ में हो चाहे रीजनिंग में हो। सबसे पहला जो मैंने काम किया वो है सिलेबस को खत्म करना शुरू किया, दिन रात एक करके। तो इस वीडियो में ये बताऊंगा कि मैंने प्री से पहले क्या क्या किया, फिर प्री के बाद मेंस के लिए क्या क्या किया, फिर इंटरव्यू के लिए क्या क्या किया, और किस तरह फिर रिजल्ट आया। सबसे पहले प्री से पहले की बात करते हैं। 3 सब्जेक्ट की, प्री में 3 सब्जेक्ट आती हैं, मैथ, रीजनिंग और इंग्लिश। मैथ और रीजनिंग होती है 35 की, और इंग्लिश होती है 30 मार्क्स की, टोटल 100। प्रीवियस ईयर की कट ऑफ को एनालाइज करके मेरे को ये बहुत अच्छे से समझ आ चुका था कि यार जो आईपीएस पीओ की जो प्री कट ऑफ जाती है जनरल कैटेगरी की, वो जाती है 55 से 65 के बीच में। अगर 60 नंबर किसी के आ रहे हैं तो हम थोड़ा सा सेफ हैं, प्री क्लियर हो सकता है। और एक बार बस प्री क्लियर हो जाए फिर तो हम मेन्स में बैठ ही जाएंगे, और मेन जो मेरिट है, मेन जो जॉब लगेगी तुम्हारी, वो तो मेन से ही लगेगी। इस तरह मैंने प्लान बनाया। मैंने सोचा कि यार पहले प्री को क्लियर करने पर ध्यान देता हूँ। मैंने सोचा कि कैसे करके 60 नंबर लेके आने हैं। तो मैंने सोचा कि मैथ में लाने की कोशिश करता हूँ 20, रीजनिंग में लाने की करता हूँ 20, इंग्लिश में भी 25-20 की कोशिश करता हूँ। इस तरह मैंने सोचा। मैथ में मैंने देखा कि कुछ टॉपिक होते हैं, सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नंबर सीरीज। ये 3 ऐसे टॉपिक हैं जिनको आपको करना ही पड़ेगा प्री में। और इन 3 टॉपिक की वजह से आपके मिनिमम 5 और या मैक्सिमम 15 नंबर सिक्योर हो सकते हैं। मिनिमम 5 ऐसे कि अगर किसी एक ही टॉपिक से आते हैं इनमें से, तो 5-5-5 आते हैं, तो 5 किसी एक से आ जाए या तो, या तीनों आ जाए, तो मिनिमम 5 या मैक्सिमम 15 नंबर तुम्हारे इससे सिक्योर हो सकते हैं। तो सबसे पहले मैंने सिंप्लीफिकेशन, क्वाड्रेटिक इक्वेशन और नंबर सीरीज के यूट्यूब पे वीडियो देखे बैंकिंग के लिए। और मैं बता रहा हूँ बेसिक से एडवांस लेवल तक का मैंने देखा, मीन्स लेवल तक के क्वेश्चंस को यूट्यूब पे ढंग से देखा। मैं तुमको पहले ही बता रहा हूँ कि मैंने प्री की तैयारी के दौरान भी जो भी टॉपिक मैंने पढ़े, चाहे मैथ में चाहे रीजनिंग में, मेरी शुरू से यही कोशिश रही कि मैं टॉपिक को एकदम एडवांस लेवल तक सीखूं, जिससे मेंस के टाइम मुझे वो टॉपिक दोबारा ना करना पड़े। अगर एक टॉपिक मैंने पढ़ लिया तो मैं उसको ढंग से ही पढ़ूंगा। इनके अलावा बैंक पीओ के प्री में एक और बीमारी है, एक और टॉपिक है जिसको बोलते हैं डीआई। डीआई को सॉल्व करना भी बहुत जरूरी है, क्योंकि मेरे को बहुत अच्छे से पता था कि डीआई आएंगी काफी सारी। मतलब जो मैंने प्रीवियस ईयर के जो पूरा पैटर्न देखा था या क्वेश्चन पेपर से मेरे को समझ आया था, वो ये समझ आया था 35 में से 10 मार्क्स का तो आएगा अरिथमेटिक सेक्शन, और 25 में ये पूरा जो ये 3 टॉपिक जो पहले बताए और डीआई मिल के आएंगे। तो उन 3 टॉपिक को खत्म किया, और कम से कम 3-4 डीआई आने वाली थी। और मुझे पता था कि यार अगर 20 नंबर मेरे को लाने हैं ना, तो मेरे को कम से कम 2 डीआई सॉल्व करनी पड़ेंगी। तो मैंने डीआई को सॉल्व करना सीखा। मैंने ये देखा कि मैं जब पहली पहली बार डीआई को सॉल्व कर रहा था कहीं से, तो ये पाया कि यार मेरे को तो बहुत टाइम लग रहा है, और टाइम वहाँ बहुत लिमिटेड है, फिर कैसे काम चलेगा।
तो मैंने क्या यूट्यूब पे कई सारे टीचर्स की वीडियो देखी, मैंने देखा कि डीआई किस तरह सॉल्व करते हैं। बहुत सारी डीआई सॉल्व करने के बाद, बहुत सारे तरीके देखने के बाद मेरे को समझ आया कि यार अगर हम डीआई के डेटा को सॉल्व करके लिख लें, जो अरिथमेटिक बेस्ड डीआई होती है, अगर उसको मैं सॉल्व करके पहले ही डेटा को प्रिपेयर कर लूँ, उस बॉक्सेस में लिख दूँ, क्योंकि जो डीआई क्वेश्चन आते हैं मैं डेटा क्लियर कट सॉल्व किया हुआ नहीं आता। तो मैंने देखा कि अगर मैं डेटा को पहले सॉल्व करके लिख देता हूँ उस बॉक्सेस में, तो उस क्वेश्चन को बहुत ही फास्ट सॉल्व कर पा रहा हूँ। और मैं आपको पहले ही बता दूं, अगर आप डीआई को ढंग से करना चाहते हैं ना, तो अरिथमेटिक के 2 टॉपिक तो आपको करने ही पड़ेंगे। वो है परसेंटेज एंड रेशियो। अगर आप परसेंटेज और रेशियो में वीक हो, क्योंकि मेरा मैथ बैकग्राउंड था, तो भले ही मेरे को ट्रिक्स नहीं आती थी, बस परसेंटेज का बेसिक कॉन्सेप्ट, रेशियो का बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे को आता था, तो इस वजह से मैं डीआई को डायरेक्ट सॉल्व कर सकता था। लेकिन अगर आपकी परसेंटेज एंड रेशियो वीक है, तो मैं कहूंगा पहले आप यूट्यूब पे जाके किसी भी टीचर से, कोई मैं तुमको आगे सजेस्ट करूंगा किस टीचर से, लेकिन तुम पहले परसेंटेज और रेशियो को, चैप्टर को जरूर अच्छे से करो भाई। तुम उसको करोगे ना, उसके बाद ही तुम डीआई को बहुत अच्छे से सॉल्व कर पाओगे। ये बात अपने दिमाग में रखो। तो इस तरह मैंने डीआई को सीखा। अब फिर तीसरा पार्ट बचता है मैथ वाले सेक्शन में, अरिथमेटिक। मैंने भाई सही बता रहा हूँ, मैंने कंप्लीट अरिथमेटिक को स्किप कर दिया। मेरे को ये समझ आ गया था कि वो 35 में से जो 10 क्वेश्चन अरिथमेटिक के आएंगे ना, वैसे ही मेरे पास टाइम नहीं है 20 मिनट में 35 क्वेश्चन करने। मैं सोच रहा हूँ 20 मिनट में कैसे मैं 20 ही क्वेश्चन सॉल्व करूँ और 20 मार्क्स ले आऊँ। तो मुझे समझ आ गया कि मैं अगर वो 3 टॉपिक, नंबर सीरीज, क्वाड्रेटिफिकेशन और सेल्फ सिंप्लीफिकेशन, और उसके अलावा डीआई अगर कर दूंगा 2 डीआई सॉल्व, तो मेरे 20-25 नंबर आराम से कंफर्म हो जाएंगे, मेरा मैथ का कोटा हो जाएगा पूरा। तो मैंने अरिथमेटिक को किया कंप्लीट स्किप इसके लिए, क्योंकि मेरे को बेसिक अरिथमेटिक जो वो आती थी। मेरे को पता था कि मेंस में जो अरिथमेटिक आती है वो तो वैसे भी बहुत नेक्स्ट लेवल के लंबे क्वेश्चन होते हैं। उनके लिए तुमको कोई ट्रिक की जरूरत नहीं होती, तुम्हें कंसेप्ट की जरूरत है। मेंस पेपर में टाइम इतना ज्यादा होता है कि कॉन्सेप्ट कम पड़ जाते हैं, टाइम कम नहीं पड़ता। तो मैंने सोचा कि मेंस में मैं सॉल्व कर लूंगा, कोई बात नहीं, और प्री के लिए अरिथमेटिक देखने की कहीं से जरूरत नहीं है। तुमको लग रहा होगा ये सब कितना स्मूथली चल रहा है, कितना आसानी से मैं सब कुछ करे जा रहा हूँ। तुमको मैं एक फोटो लगाता हूँ, ये उस टाइम की है, प्रिपरेशन जर्नी मेरी टेबल की। मतलब मैंने रफ वर्क के लिए इतने सारे पेज का इस्तेमाल किया ना, A4 शीट जो होती है, इतने मोटे गट्टर बन गए थे भाई। इतनी सारी प्रैक्टिस की थी ये मैथ और रीजनिंग की। तो चलो ये प्री के लिए मैथ को करते हैं एक साइड में। अब सेकंड नंबर लेते हैं रीजनिंग का। मैं कह रहा हूँ पूरी बैंक की प्रिपरेशन जर्नी में मेरे को सबसे जो कठिन पार्ट लगा ये रीजनिंग लगी। कि एसएससी की रीजनिंग होती है बड़ी स्वीट स्वीट सी, बड़ी सिंपल सिंपल सी, और भाई बैंक रीजनिंग होती है बहुत डेंजरस। इसमें आते हैं पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। और यार मैं तुमको कैसे बताऊं, मैंने जब अपनी लाइफ की पहली पजल सॉल्व की थी ना रीजनिंग को पढ़ने से पहले, मैंने सोचा चलो एक पजल सॉल्व करके देखता हूँ कॉमन सेंस से। मेरे को लगे थे 25 मिनट से सॉल्व करने में, और देख रहा था कि बाकी बच्चे या बाकी जो एक्सपर्ट होते हैं इस फील्ड में बैंकिंग के में, वो वही सेम पजल को सेम उसको 1 या 2 मिनट में सॉल्व कर रहे हैं। मैंने कहा क्या करूं भाई, मैं तुमको सही बता रहा हूँ कि कितनी मेहनत और मशक्कत लगी इस पजल से निपटने में, मेरे को मैं तुमको आगे बताऊंगा। तो चलो अब रीजनिंग की बात करते हैं। प्री की रीजनिंग को भी ना आप 2 हिस्सों में बांट सकते हो। एक तो होते हैं मिसलेनियस टॉपिक, इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, डायरेक्शन साइंस, ये बहुत सारे। और दूसरा पार्ट होता है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट का। मैंने देखा कि यार देखो, साफ बात है कि 35 में से ना 4 पजल आएंगी, कम से कम 4 या 5 पजल या सिटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन मुझे 2 तो सॉल्व करने पड़ेंगे। और मिसलेनियस टॉपिक जितने भी हैं, इनइक्वालिटी, सिलोगिज्म, डायरेक्शन साइंस या जितने भी होते हैं, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इनके तो जितने भी क्वेश्चन है मुझे सारे सॉल्व करने पड़ेंगे, तब जाके मेरे 20-25 नंबर सिक्योर हो पाएंगे। तो मैंने सबसे पहले मिसलेनियस टॉपिक को ही देखा यूट्यूब पे, वही सेम बेसिक से एडवांस लेवल तक का इन सारे मिसलेनियस टॉपिक के लेक्चर देखे मैंने। सिलोगिज्म को बिल्कुल बेसिक से एडवांस तक सीखा। यूट्यूब पे एक बैंकर्स पॉइंट करके चैनल था, उनके मैंने वीडियो देखे थे मिसलेनियस टॉपिक को कवर करने के लिए। तो उन्होंने हर टॉपिक को एकदम बेसिक से एडवांस लेवल तक एक एक ही वीडियो में करवा रखा था। 3-3, 4-4 घंटे की उनकी वीडियो थी, वो बढ़िया से उन्होंने करवा दिया कि मतलब प्रैक्टिस तो मैं बाद में करूंगा, पहले कॉन्सेप्ट को ढंग से समझूं। उसके लिए मैंने यूट्यूब पे भाई खूब वीडियो देखे मिसलेनियस टॉपिक को, ढंग से इनके कॉन्सेप्ट्स को नोट डाउन कर लिया, अच्छे से समझ लिया कि क्या करना है। हाँ, इस वीडियो को देखते हुए तुमको ये लग रहा होगा कि मैं ये तो बताएंगे कि मैं प्रैक्टिस कहाँ से कर रहा हूँ, वो सब इस वीडियो में आगे बताऊंगा, चिंता मत करो। अब बात करते हैं रीजनिंग का सेकंड पार्ट जो होता है पजल एंड सिटिंग अरेंजमेंट। उसके लिए मैंने क्या किया, जैसा कि मैंने तुमको बताया, मैंने पहली पजल सॉल्व की 25 मिनट लगे मेरे को। भाई मैंने ना यूट्यूब पे इतनी वीडियो देखी, इसकी इतनी वीडियो देखी पजल को सॉल्व करने की। बहुत सारे टीचर, अंकुश लांबा सर हैं, कोई और पता नहीं कौन कौन से सर हैं, सबकी ट्रिक देखनी भाई, मेरे समझ नहीं बैठ रही थी। मेरे को तो उतना ही टाइम लग रहा, मतलब टाइम थोड़ा कम भी होने पे आ गया, 5-10 मिनट लग रहे हैं एक पजल को सॉल्व करने में। लेकिन वहाँ एग्जाम मिलने वाले 20 मिनट, और कम से कम 2 पजल तो सॉल्व तुमको करनी ही पड़ेगी, प्री पास करना है तो भाई साफ बात बता रहा हूँ, जनरल कैटेगरी के स्टूडेंट को 2 पजल सॉल्व करनी है और मिसलेनियस सारा करना पड़ेगा। 2 पजल सॉल्व करने के लिए टाइम तो होना चाहिए। 10-10 मिनट लगे एक पजल में, तो कैसे सॉल्व कर पाऊंगा 2 पजल और उसके साथ में मिसलेनियस भी। बहुत कुछ देखा, बहुत सारी वीडियो देखी। बहुत सारी वीडियो के बाद मेरे को छोटी छोटी चीजें समझ आने लगी कि पजल को किस तरह स्टेप बाय स्टेप ब्रेक करना है। और इतनी प्रैक्टिस करी, इतनी प्रैक्टिस करी कि भाई एक टाइम के बाद ना खुद ही पजल सॉल्व होने लग गई टाइम से। इससे हमने ये सीखा कि जो भी बच्चे पजल सेटिंग अरेंजमेंट डरते हैं ना, मैं तुमको ये बता रहा हूँ, तुम करते रहो सॉल्व। तुम ज्यादा ज्यादा उसके क्वेश्चन सॉल्व करते रहो बिना कुछ सोचे। तुम सोचो कि मैंने ये पजल सॉल्व की, अगली पजल और जल्दी सॉल्व करने की कोशिश करूंगा, जो जो गलती इसमें हुई वो उसमें नहीं करूंगा। मतलब बात यह है कि ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन तुम सॉल्व करने की कोशिश करते रहो। ठीक है, जब इस तरह तुम क्वेश्चन बहुत सारे सॉल्व करोगे, मैं बताऊं एक टाइम ऐसा आएगा कि तुम खुद देखोगे कि तुम्हारी पजल और सेटिंग अरेंजमेंट जैसे क्वेश्चन जो है इनको सॉल्व करने का जो टाइम है ना, वो ड्रास्टिकली रिड्यूस हो चुका है। तुमको यकीन नहीं होगा कि तुम इतना जल्दी सॉल्व कैसे कर पा रहे हो, पर या ऐसा होगा। अब बात कर लेते हैं प्री की तीसरी सब्जेक्ट, वो है इंग्लिश। इंग्लिश का जैसा मैंने तुमको बताया कि ये जो इंग्लिश है ना बैंक की, वो एसएससी की इंग्लिश से डिफरेंट है। एसएससी की जो इंग्लिश है ना वो बहुत ही रूल बेस्ड है, इसमें रटना पड़ता है। आजकल तो खैर एसएससी भी थोड़ा चेंज करने की कोशिश कर रहा है, बैंक की तरफ ला रहा है उसी पैटर्न को। लेकिन बैंक में हमेशा से जो मेन पार्ट रहा है ना इंग्लिश का, वो रहा है रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। कि उनको पैसेज, क्लोज टेस्ट, और मतलब वहां पर तुम्हारी इंग्लिश लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग ही चेक करनी है उनको हर तरीके से। तो उसके लिए ना इंग्लिश को ज्यादा ज्यादा पढ़ना बहुत जरूरी है। मेन बात है इंग्लिश तुम्हारी समझ आती है कि नहीं, कोई इंग्लिश में कुछ पैराग्राफ लिखा हुआ है तुम उसको ढंग से समझ पा रहे हो कि नहीं, और जल्दी से जल्दी समझ पा रहे हो कि नहीं। बैंक मेनली ये चेक करता है।
अब चाहे वो क्लोज टेस्ट से चेक करे, चाहे वो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पैसेज देके चेक करे, चाहे जंबल्ड सेंटेंस के थ्रू चेक करे, या डिफरेंट डिफरेंट तरीके उसके मीन्स में और भी पता नहीं क्या क्या तरीके से क्वेश्चन पूछते हैं मेंस में, बहुत ही क्रिएटिव तरीके। पर वो चेक यही कर रहे हैं कि तुम्हारी जो इंग्लिश को समझने की, इंग्लिश लैंग्वेज की जो अंडरस्टैंडिंग की जो पावर है वो कितनी है। तो मैंने ना भाई बैंक इंग्लिश को 2 हिस्सों में बांटा, और भाई मैंने ना वोकैब को एकदम साइड कर दिया। जब मैंने बैंक इंग्लिश की तैयारी की थी, मेरे को समझ आ गया था इतने कम टाइम में मेरी वोकैब वैसे भी नहीं हो सकती, तो मैंने कहा मैं सिंपल देता हूँ, ग्रामर के क्वेश्चन पर ध्यान और रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन पर ध्यान। रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन के लिए तो मेरा सिंपल सा होता कि मैं जो हिंदू एक न्यूज़पेपर होता है उसका एडिटोरियल पढ़ता डेली, 30 मिनट तक उसकी रीडिंग करता, डेली कहीं ना कहीं से निकाल लेता टेलीग्राम ग्रुप वगैरह से, और उसकी रीडिंग करता, जिससे मेरी इंग्लिश पढ़ने की हैबिट है वो बनी रहे और इंग्लिश समझ में मेरे आती रहे। और जो लोग को न्यूज़पेपर समझ नहीं आता, मैं तुमको हमेशा से बोलता हूँ कि फर्स्ट क्लास की इंग्लिश की बुक उठाओ, उसे पढ़ो, सेकंड की उठाओ, उसे पढ़ो, थर्ड की उठाओ, उसे पढ़ो, फिर 12th तक पढ़ दो पूरा। जब तुम 12th तक इंग्लिश की बुक खत्म कर दोगे ना, तुम्हारे बहुत अच्छे से इंग्लिश समझ आने लग जाएगी, तुम कुछ और ही होगे, मैं तुम्हें बता रहा हूँ भाई। तो रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन को इंप्रूव करना, ज़्यादा ज़्यादा पढ़ो। फिर ग्रामर के लिए मैंने क्या किया, ग्रामर के लिए क्योंकि अब भाई देखो कम टाइम में करना है, बैंक में ग्रामर के जो क्वेश्चन है वो सेम टाइप के ही आते हैं, कुछ रिपीटेटिव रूल्स हैं, उनको 120 रूल्स ऑफ ग्रामर बोलते हैं। तो एक निमिषा बंसल करके एक मैम है, उनकी यूट्यूब पे पूरी प्लेलिस्ट पड़ी हुई है, उसमें लिखा हुआ 120 रूल्स ऑफ ग्रामर। मैंने उसके अच्छे से नोट बनाए, 5-6 पेज में मेरे नोट्स बन गए, उन्हीं रूल्स को बार बार पढ़ा। जब मैं मॉक टेस्ट देता था ना, तो मेरा ग्रामर कोई क्वेश्चन जब गलत होता था, तो मैं रूल्स में आके देखता और हमेशा मेरे को उन रूल्स में क्वेश्चन मिलता, तो इस तरह रूल्स को मैं रिवाइज भी करता रहता बार बार। तो इस तरह से ना प्री के लिए मैंने सिलेबस को तो इस तरह से कवर किया। अब तुम लोग सोच रहे हो मैं बोल रहा हूँ मैंने बहुत सारी प्रैक्टिस करी, मैंने कहाँ से प्रैक्टिस की, क्वेश्चन कहाँ से मिलते थे मुझे। मैं तुमको बता रहा हूँ, एक गाइडली करके एक वेबसाइट है, मुझे नहीं पता अब भी काम करती है कि उस वक्त तो थी भाई। वो पीडीएफ बंडल देती है तुमको। पीडीएफ बंडल का मतलब है कि हर टॉपिक के पीडीएफ देगी बहुत सारे, उसमें क्वेश्चन होंगे। जैसे मान लिया मैथ के एक टॉपिक है, नंबर सीरीज सॉल्व करनी है मुझे, उसमें इतनी सारी नंबर सीरीज की पीडीएफ मिलेंगी, तुम बहुत सारी सॉल्व कर सकोगे। उसमें सिलोगिज्म की इतनी सारी पीडीएफ है, उनको सॉल्व करोगे। तो मैंने वही गाइडली का मैंने बंडल ले रखा था, कुछ पेड था वो, पता नहीं मुझे, कभी तो याद नहीं है कितने का आया था, लेकिन उसमें से जितनी पीडीएफ मिलती तो मैं तो रीजनिंग के लिए ना मैं उसी को इस्तेमाल करता। इंग्लिश के लिए तो भाई देखो सिंपल सी बात है, मैं सोच रहा हूँ जहाँ जहाँ तुम बस पढ़ो और 120 रूल्स ऑफ ग्रामर जो है ना उनको रिवाइज करो बार बार। इंग्लिश का तुम्हारा काम इसी से चलेगा और यही तुम्हें करना पड़ेगा। इंग्लिश के पैसे सॉल्व करने के लिए मैं गाइडली की पीडीएफ का यूज करता था, क्योंकि नए नए पैसे उसी में मिलते थे। मैं सही बता रहा हूँ, मेरी जो मेन प्रैक्टिस में टाइम जाता था ना, वो जाता था मैथ और रीजनिंग की। मैं बता रहा हूँ कम से कम 5-6 घंटे में क्वेश्चन सॉल्व करता था डेली, मैथ और रीजनिंग के, बहुत सारी पजल, बहुत सारे क्वेश्चन, बहुत सारी डीआई, कुल मिला के धीरे धीरे अपने आप ही वो जल्दी जल्दी सॉल्व होने लग गए, टाइम रिड्यूस हो गया उनका। तो अगर रिसोर्सेज की बात करें ना, तो ये रिसोर्सेज थे कि मैथ और रीजनिंग के लिए तो गाइडली, रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन सॉल्व करने के लिए गाइडली, और हिंदी न्यूज़पेपर जो उसका एडिटोरियल। मैं तुमसे ये नहीं कह रहा तुम हिंदी न्यूज़पेपर ही पढ़ो, मेरी बात है तुम पढ़ो, चाहे कहीं से पढ़ो, कोई बुक पढ़ो, नोवेल पढ़ो, पर इंग्लिश को आधे घंटे जरूर पढ़ो। ठीक है, तो इस तरह अपनी प्री का सिलेबस खत्म करके, प्रैक्टिस करके, मॉक टेस्ट देके, मॉक टेस्ट का मैं तुमको आगे बताऊंगा मॉक टेस्ट का क्या हाल रहा था। तो मैंने इस तरह से प्री का एग्जाम दिया और एग्जाम मेरा हो गया भाई क्वालिफाई। कट ऑफ गई थी जनरल की 50 नंबर और मेरे आए थे 59 नंबर। और मैं तुमको बता रहा हूँ, मेरे आसपास के बहुत सारे दोस्त जो तैयारी कर रहे थे टेलीग्राम ग्रुप में, जो मेरे दोस्त थे, क्योंकि वो तो बहुत पुराने बैंकिंग एस्पिरेंट थे। बैंकिंग एस्पिरेंट ना प्री में तो बहुत अच्छे नंबर ले आते हैं, कि कोई 70 ला रहा है, कोई 75 ला रहा है, मेरे 59 थे बस, ठीक है, 9 नंबर कट ऑफ से एक्स्ट्रा। लेकिन मेंस में सबके सब फेल हो गए, मेंस में केवल मैं पास हुआ। अब तुमको बताता हूँ मैं कैसे पास हुआ। मैंने ये समझा कि जो मेंस एग्जाम है ना, वहां पे टाइम का क्रंच नहीं है, टाइम की कोई कमी नहीं पड़ेगी तुमको कभी भी। वहां पे जो मेन कमी पड़ती है ना, वो पड़ती है कॉन्सेप्ट की और नॉलेज की। तुमको समझ आएगा, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे इंग्लिश हो, चाहे करंट अफेयर वाला सेक्शन हो। बैंक के मेंस में 4 सेक्शन आते हैं, मैथ, इंग्लिश और करंट अफेयर एक्स्ट्रा आता है। करंट अफेयर प्री में तो आता नहीं है। मेरे को समझ आएगा था यहाँ है मेन चीज नॉलेज की। तो भाई मैंने तुमको पहले ही बोला ना कि मैंने जितने भी टॉपिक्स को सीखा, चाहे मैथ में सीखा, चाहे रीजनिंग में सीखा, मैं जब प्री के लिए भी उनको सीख रहा था ना, तो मैंने एडवांस लेवल तक का ही सीखा, अच्छे से उनके नोट्स बनाए। तो अब मेरा बस काम ये था, जो टॉपिक मैंने पहले सीखे मैथ और रीजनिंग के, उनकी बस मुझे प्रैक्टिस करनी है, मीन्स लेवल के क्वेश्चन को सॉल्व करनी है। मैंने मीन्स लेवल के कम से कम 10 मॉक टेस्ट सॉल्व करे, और उन मॉक टेस्ट का ना हर क्वेश्चन सॉल्व किया। उससे क्या समझ आ रहा था ना मेरे कितने टफ टाइप क्वेश्चन बन सकते हैं, कितने टफ टाइप की डीआई बन सकती है। और सेम गाइडली का जो बंडल था उसकी पीडीएफ का यूज करके मेंस लेवल के क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के वो भी खूब सॉल्व किए। तो बात करते हैं मेंस की तैयारी की। मेंस की तैयारी से पहले ना मैंने एक प्रीवियस ईयर की जो कट ऑफ थी ना उसको अच्छे से एनालाइज कर लिया था। मेरे को समझ आ गया था कि देखिए रिटर्न एग्जाम की जो कट ऑफ है ना मेंस की जो रिटर्न कट ऑफ है वो जाती है भाई 225 में 70 नंबर के आसपास। मेरे को लानी 90 नंबर, 20 नंबर एक्स्ट्रा कट ऑफ से, जिससे मेरा सिलेक्शन 100% श्योर हो जाए, कि मतलब इंटरव्यू में अगर एवरेज नंबर भी आ जाएंगे और मेंस में अगर 90 होंगे तो आराम से सिलेक्शन तो हो ही जाएगा। तो इसका मैंने प्लानिंग बनाई बहुत अच्छे से। मैंने सोचा कि देखो 20 लाने मैथ में, 20 लाने रीजनिंग में, और 30 लाने कम से कम इंग्लिश में, ये मिनिमम है। इसके अलावा 15 लाने कम से कम करंट अफेयर वाले सेक्शन में, और 15 ही लाने हैं वो एक अलग सेक्शन होता है 25 नंबर का, जिसमें तुमको ऐसे और लेटर लिखना होता है। तो इस तरह तुम काउंट करोगे 15 और 15 30, और ये 70 मतलब 100 नंबर का बन रहा है। मेरे को अच्छे से दिख रहा था कि अगर मैं इसी तरह से प्लानिंग करके अगर करूंगा सॉल्व तो मेरे 100 नंबर आ जाएंगे और 90 चाहिए सिलेक्शन के लिए। तो अब देखते हैं किस तरह से कन्वर्ट किया मैंने इस स्ट्रेटेजी को रियलिटी में। तो बात करते हैं मैथ की। मैथ का ना वही था कि वही टॉपिक सिंप्लीफिकेशन एडवांस लेवल का आ सकता है, नंबर चीजें कोई बहुत एडवांस लेवल की पूछी जा सकती है, क्वाड्रेटिक क्वेश्चन के जो क्वेश्चन है वो एडवांस लेवल की पूछी जा सकते हैं, अरिथमेटिक तो पूछी ही जाएगी, अरिथमेटिक बेस्ड डीआई पूछी जा सकती है। तो क्योंकि भाई मेरे को समझ आ गया, देख भाई अरिथमेटिक करने की तो अब भी कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि वहाँ पर टाइम बहुत सारा है, कोई मेरे को ट्रिक सीखने की जरूरत तो है नहीं, बेसिक कॉन्सेप्ट मेरे को आता है, परसेंटेज रेशो, प्रॉफिट लॉस क्या होता है, ये सब बचपन से जानता था मैं। तो मैंने सोचा कि मैं डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, क्वेश्चन के थ्रू ही सीखूंगा। मैंने बहुत ही मेंस लेवल की डीआई सॉल्व करी, वही गाइडली से पीडीएफ डाउनलोड करता मेंस लेवल की और डीआई सॉल्व करता। बहुत ही क्रिएटिव टाइप की डीआई देते थे भाई वो लोग।
अच्छी अच्छी डीआई सॉल्व करी ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत सारे एडवांस लेवल के सिंप्लीफिकेशन सॉल्व करे, एडवांस लेवल के नंबर सीरीज सॉल्व करी, एडवांस लेवल के ये जो तीसरा क्वाड्रेटिक इक्वेशन है इसके बहुत सारे क्वेश्चन सॉल्व करे। और जो मेंस के जितने भी मॉक टेस्ट दिए, उन मॉक टेस्ट का ना, जैसे मैं कोई मॉक टेस्ट दे रहा हूँ तो मॉक टेस्ट तो टाइम बाउंड दूंगा ही, मॉक टेस्ट खत्म होने के बाद उनका हर क्वेश्चन सॉल्व करूंगा मैथ और रीजनिंग का। तो इस तरह से मैंने मैथ की प्रैक्टिस की। तो तुम देख रहे हो कि मैथ के लिए जो मेरा मेन फोकस है ना, वो कुछ नया सीखने पर नहीं रहा है, वो उस पर है कि जो मैंने पहले से सीखा हुआ है, सारे टॉपिक्स को ऑलरेडी एडवांस लेवल या मेंस लेवल तक का ही सीखा था, उनकी बस प्रैक्टिस की किसी न किसी तरीके से, चाहे वो पीडीएफ के थ्रू कर रहा हूँ क्वेश्चन देख के, चाहे मॉक टेस्ट के सारे क्वेश्चन सॉल्व कर रहा हूँ। तो मैथ का तो भाई बस इतना ही था। उसके बाद बात करते हैं रीजनिंग की, क्योंकि तुमको पता है मेरा पजल और सेटिंग अरेंजमेंट में हाथ पहले से तंग है। और भाई मेंस में तो ऐसे ऐसे सेटिंग अरेंजमेंट आते हैं तुम्हारा देख के दिमाग आउट हो जाए सीरियसली। मतलब हर साल उनको पता नहीं कौन यार, कौन इतना विद्वान है जो पेपर बना रहा है, वो नए नए टाइप की पजल कैसे ढूंढ सकता है कोई, इतने नए नए टाइप के सेटिंग अरेंजमेंट क्वेश्चन कैसे सोच सकता है कोई। भाई ये तो बैंक वालों से सीखा जा सकता है कि नए नए टाइप के क्वेश्चन कैसे बनाने होते हैं। मैंने जब मेंस के मॉक टेस्ट दिए थे ना, तो रीजनिंग मेरे को इतना समझ आ गया था कि भाई दिनेश, इतने कम टाइम में ना तो तू मेंस लेवल की पजल सॉल्व कर सकता है, और ना तेरे से अगर सॉल्व हो भी जाए यहाँ पर तो एग्जाम में देखो बिल्कुल नहीं होगी। ठीक है, तो मैंने पजल सॉल्व करना जारी रखा, पीडीएफ से करता था टाइम ले लेके, तो ऑलमोस्ट सीख भी गया था एंड तक सॉल्व करना। लेकिन मैंने मन बना लिया था कि मेंस के एग्जाम में पजल से हाथ नहीं लगाने वाला, पजल और सेटिंग क्वेश्चन से हाथ नहीं लगाऊंगा। सीख इसलिए लिया था कि मैं ये फिलोसफी में मानता हूँ कि तुम सिलेबस का पूरा पार्ट करके जाओ, क्या पता सिलेबस का कौन से पार्ट से क्वेश्चन आ जाए और आसान क्वेश्चन पता नहीं कहाँ से आ जाए, ये छोड़ना कुछ नहीं है। लेकिन क्योंकि मैं पहले ही सोच के जा रहा था कि मुझे पजल और सेटिंग अरेंजमेंट को सॉल्व नहीं करना है, तो मैंने सोचा कि मुझे ना जो क्रिटिकल रीजनिंग होती है उसको सॉल्व करना है। ये स्टेटमेंट, कंक्लूजन, इन सब के क्वेश्चंस ना बहुत कम टाइम में सॉल्व किए जा सकते हैं। हाँ थोड़े ट्रिकी होते हैं, लेकिन तुम अगर अच्छे से प्रैक्टिस करो, अच्छे से उनके कॉन्सेप्ट को सीखो, तो वहाँ भी नंबर लाए जा सकते हैं। इस स्ट्रेटेजी मैंने काम किया कि पजल सेटिंग में सीख तो लेता हूँ पर मेंस में अटेम्प्ट नहीं करूंगा अगर बहुत टफ लेवल के आए, उसकी बजाय क्रिटिकल रीजनिंग को अटेम्प्ट करूंगा। और सही में स्ट्रेटेजी काम किया। मुझे पूरा भरोसा है कि मेरे क्रिटिकल रीजनिंग में ना कम से कम 10 मार्क्स आए होंगे भाई, आराम से, मुझे ऐसा लगता है। तो पजल का तो क्रिटिकल रीजनिंग से रिप्लेसमेंट कर दिया। बाकी जो मिसलिनियस टॉपिक है, सिलोगिज्म, डायरेक्शन साइंस, अल्फा न्यूमेरिक सीरीज, इनको तो मैंने एडवांस लेवल तक ही पढ़ा था। और मेंस के दौरान भी गाइडली के बहुत सारे पीडीएफ में से इनके एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी मैंने सॉल्व किए थे भाई। तो इस तरह मैंने इसकी प्रैक्टिस की। वही सेम मॉक टेस्ट देता, मॉक टेस्ट के हर क्वेश्चन को सॉल्व करता, इससे प्रैक्टिस अच्छी से अच्छी होती रही। इस तरह हो गया रीजनिंग का काम। बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश के लिए सेम, कुछ अलग नहीं, ज्यादा से ज्यादा पैसे सॉल्व करने, चाहे वो कहीं से मिले, मॉक टेस्ट में से मिल रहे हैं, चाहे पीडीएफ में से मिल रहे हैं, चाहे किसी टीचर ने पीडीएफ प्रोवाइड कराई है, ज्यादा से ज्यादा इंग्लिश को पढ़ना है, मतलब ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करनी है। फिर भी मैंने मैथ और रीजनिंग मुकाबले ना इंग्लिश की प्रैक्टिस कम ही करी थी। पर इंग्लिश की प्रैक्टिस की उतनी जरूरत नहीं थी मेरे को, वही खामियन क्या, इंग्लिश लैंग्वेज की अंडरस्टैंडिंग जरूरी है बैंक के मेंस के एग्जाम में। अब आते हैं सबसे बड़े स्ट्रगल पे, जिसे तुम सबसे ज्यादा डरते हो, करंट अफेयर बैंक्स का। बैंक जिस लेवल करंट अफेयर पूछता है ना, उसका मतलब मुझे लगता नहीं उससे ज्यादा माइन्यूट करंट अफेयर कहीं पूछे जा सकते हैं। वो इस लेवल का पूछेगा कि जैसे कूनो नेशनल पार्क में अफ्रीका से चीते आए हैं, वो बोलेंगे कि उन जैसे 7 चीते मंगाए हैं, उनमें से कितनी फीमेल है कितनी मेल है। इस टाइप के क्वेश्चन जो करंट अफेयर की बीच की लाइन तुम छोड़ देते हो ना, वो क्वेश्चन बैंक के करंट अफेयर में तुमको मिलेगा। तो भाई बैंक का करंट अफेयर आता है बहुत ही डिटेल्ड, तुमको पढ़ना भी बहुत डिटेल में होता है। उसके लिए मैंने एक वेबसाइट थी अफेयर्स क्लाउड, उसका सब्सक्रिप्शन लिया था। और भाई मैंने उसकी मंथली पॉकेट पीडीएफ पढ़ता था। और पढ़ा कैसे था मैंने, कि जो मेंस था ना मेरा, उस मेन से 15 दिन छोड़ के उससे पहले के 4 महीने का पढ़ लिया था मैंने। 4 महीने की 4 मंथली पॉकेट पीडीएफ पढ़ी थी। मंथली पॉकेट पीडीएफ पढ़ लो या जो वीकली वाली है 4 महीने के ऊपर पढ़ लो। जो बड़े वाली मंथली है 350 पेज का, वो तो मेरे से ना पढ़ी जा रही, ना मुझे लगता नहीं तुमसे ही पढ़ी जाएगी। पॉकेट पीडीएफ होती है 150 पेज की एक महीने की। तो 150 करके 600 पेज इस तरह से 4 महीने करंट अफेयर मैंने पढ़ा। उसमें से जो भी आया, मैंने आई इतनी सारी मेहनत की करंट अफेयर में, फिर मेरा नुकसान ही हुआ। मेरा ना 13-14 नंबर के आसपास आया करंट अफेयर में। मेरा पूरा माथा खराब हो गया, यार इतनी मेहनत के बाद भी करंट अफेयर में इतने कम नंबर क्यों आ रहे हैं। और तुमको पता है, जब मैं प्री की तैयारी कर रहा था उस वक्त से ही मैंने करंट अफेयर को पढ़ना स्टार्ट कर दिया था। जो जो वीकली आती जा रही थी पीडीएफ या मंथली पॉकेट पीडीएफ जो जो आती जा रही थी, उनको पढ़ना, रिवाइज करना तब से ही स्टार्ट कर दिया था। तुमसे ही मैं बोल रहा हूँ, जब तुम तैयारी कर रहे हो ना, तो प्री के टाइम से ही तुमको ऐसे कोई टॉपिक अगर सीखना है मैथ रीजनिंग में, तो उसे एडवांस लेवल तक का ही सीखो। और करंट अफेयर को फर्स्ट डे से ही पढ़ते चलो, और 4 महीने का पढ़ लो तुम एग्जाम से पहले का। ठीक है, जैसा मैंने पढ़ा है जिस तरह से, इस तरह भाई करंट अफेयर को मैंने पढ़ा। इसके अलावा एक और पार्ट होता है 25 नंबर का, जिसमें एक ऐसे और एक लेटर लिखना होता है। उसके लिए यार पता है, मैं कीबोर्ड तो खरीद के लाया था क्योंकि मुझे लगता था मेरी टाइपिंग बहुत वीक है, पर मैं टाइपिंग के तरीके नहीं सीख पाया था। तो मैं ऐसे टाइप करते थे, फोन में टाइप करते ना, जल्दी जल्दी याद हो जाती है। अरे फोन की जो टाइपिंग हमने कहीं से सीखी नहीं, कोई तरीका नहीं सीखा, कोई ट्रिक नहीं सीखी उसकी, बस टाइप करते करते हमारे अंगूठे को आदत हो गई है। तो सीधा ऐसे टाइप करता है, ऐसे उंगलियों को ऊपर से प्रेस करके, ऐसे कुछ लोग तो ऐसे रख के नहीं करता था मैं सॉल्व, मैं ऊपर से प्रेस करके करता और उसी तरह से टाइपिंग हो जाती। और उस तरह से मेरे को समझ आ गया कि ठीक है, जल्दी जल्दी अगर मैं करूंगा तो टाइम तो कम नहीं पड़ेगा, लेकिन उसमें लिखना क्या है वो मेन था। लेकिन इसमें नंबर कैसे लाए जाए, उसके लिए क्या ट्रिक मैंने इस्तेमाल की वो मैं तुमको बताता हूँ। देखो, जब हमारा एग्जाम हुआ था ना, उस वक्त जो था ना, एआई इतना एडवांस नहीं हुआ था, क्योंकि बैंक का जो डिस्क्रिप्टिव वाला 25 नंबर का पार्ट है ना, इसको एआई चेक करता है, मतलब कंप्यूटर से ही चेक करवाते हैं। तो मैंने सोचा क्या कंप्यूटर क्या ही चेक कर सकता है, आज के टाइम पर तो एआई बहुत पावरफुल हो गया। तो पता है हर 6 महीने में जो एआई है बहुत एडवांस हो गया, अब तो सब कुछ चेक कर सकता है भाई एआई, जो उस वक्त नहीं कर सकता था, आज से 2-3 साल पहले। मैंने बड़ा सिंपल तरीका निकाला कि कंप्यूटर या एआई अगर कुछ चेक करेगा तो वो क्या क्या चेक कर सकता है। वो केवल चेक करेगा कि तुमने ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक तो नहीं करी, तुमने कॉमा पंक्चुएशन मार्क ढंग से लगाया है कि नहीं। इसलिए मैंने सोचा कि सेंटेंस को छोटा छोटा लिखूंगा, इससे ग्रामेटिकल कोई मिस्टेक ना हो। वर्ड लिमिट के आसपास लिखा है कि नहीं, मान ली 200 वर्ड में लिखना है, 200 वर्ड का ही लिखा है कि नहीं, 200 के आसपास 190 या 210, इस टाइप से लिखो। तो मैंने 2-3 चीजों पर ध्यान दिया कि छोटे छोटे सेंटेंस बनाने,
पंक्चुएशन, कॉमा का ध्यान रखना है, ये सब चीज़ों का, और वर्ड लिमिट का ध्यान रखना है। उस वक्त एआई, सही बता रहा हूँ, इतना ही चेक कर पा रहा था, उसको ये समझ नहीं आ रहा था कि इसमें क्या लिखा है और क्या इतना समझ लूँ। उस वक्त एआई का इतना कोई नाम निशान भी नहीं था भाई, तुमको सही बता रहा हूँ। और सही में इस स्ट्रेटेजी ने वर्क भी किया। मैं लेटर और ऐसे को बहुत ही सिंपल छोटे छोटे सेंटेंस में लिखा अच्छे से, कॉमा वगैरह का ध्यान रखा, वर्ड लिमिट को पूरा किया और करके आ गया, और ठीक 15-17 नंबर भी आ गए अच्छे खासे 25 में से। तो इस तरह से ना मेंस का सिलेबस जो मैंने पूरा किया। अब बात कर लेते हैं मॉक टेस्ट की। भाई मॉक टेस्ट की जर्नी ना मुझे लगता है मेरे से ज़्यादा अपील वाली किसी की रही होगी। मतलब यार मॉक टेस्ट में कैसा होता है, तुम कोई मॉक टेस्ट दे रहे हो, तुम्हारे अच्छे नंबर आते हैं, तुम बहुत खुश हो जाते हो। एस्पिरेंट्स का बता रहा हूँ मैं, यही होता है उनकी खुशी, मॉक टेस्ट में अच्छे नंबर आना होता है। खराब नंबर आने बहुत दुखी हो जाते हैं। मैं तो भाई दुखी ज़्यादा होता था, मेरे इतने खराब खराब नंबर आते थे। तो पता है कि अगर 2-2.5 महीने में कोई तैयारी करेगा, प्री से पहले 1 महीने में पहले तुम तैयारी कर रहे हो, तो कैसे नंबर आएंगे भाई। नंबर 40 से ऊपर नहीं जा रहे किसी मॉक टेस्ट में। ग्रेड अप के मॉक टेस्ट देता था मैं, ग्रेड अप जिसको 22 ने खरीद लिया, उसके मॉक टेस्ट देता, टेक्स्ट बुक पे मॉक टेस्ट देता था मैं। ये 2 के ही मॉक टेस्ट दिए भाई मैंने। एक मैम और थी, एक स्टडी नीति करके उनका ऐप है, मुझे उन मैम का नाम तो नहीं पता। एक उनके मॉक टेस्ट थे मेरे किसी दोस्त के, वो दे लेता था मैं। मतलब उसमें री अटेम्प्ट का मोड आता है, मेरे दोस्त ने एक बार दे लिया और री अटेम्प्ट में मैं देता था। तो इस तरह मेरे दोस्त से मेरा कंपेरिजन भी होता था और मैं खूब डिमोटिवेट भी होता था, क्योंकि दोस्त था भाई बहुत होशियार, वो काफी टाइम से था इस जर्नी में, और मेरे आते उससे बहुत कम नंबर, वो भयंकर लेवल का होशियार था भाई, उसके अच्छे नंबर आते थे। तो खूब डिमोटिवेशन हुआ। लेकिन मैं बता रहा हूँ, हर मॉक टेस्ट के बाद मैं चाहे कितना भी दुखी हूँ, मैंने हर मॉक टेस्ट को अच्छे से एनालाइज किया है। लेकिन भाई चाहे प्री का हो चाहे मेंस का, जितने ही मैंने मॉक टेस्ट दिए उनको अच्छे से एनालाइज किया, एकदम अच्छे से। हमेशा ये चेक किया, प्री का मॉक टेस्ट है तो मेरे 60 नंबर क्यों नहीं आ पा रहे, क्यों मेरे 40 रह जा रहे हैं। मैथ में, इंग्लिश में, रीजनिंग में कौन सी मेरे से गलती हो गई, क्वेश्चन का सिलेक्शन गलत हो गया क्या, क्या रीजनिंग में कोई गलत पजल चूज कर लिया, मतलब ऐसी दिक्कत क्या हुई थी, किस क्वेश्चन में फंस गया तो मैं क्यों फंस गया, उसमें कुछ ज़्यादा टाइम क्यों लगा। घंटे भर एनालाइज करता था डेली मॉक टेस्ट को, 1 घंटे का मॉक टेस्ट फ्री का, 1 घंटे एनालाइज करता, टेंशन अलग लेता, दुनिया भर की यूट्यूब पे वीडियो देखता, तुम अच्छे से अच्छे ज्ञानी मिल जाएंगे यूट्यूब बताते हुए। तुम इस तरह अटेम्प्ट करो, तुम्हारे नंबर सही हो जाएंगे। कुछ नहीं होता, कुछ नहीं होता। मॉक टेस्ट के नंबर केवल प्रैक्टिस से ही बढ़ सकते हैं, और तुमको चिंता करने की जरूरत नहीं है। कम नंबर आ रहे हैं, अच्छे से एनालाइज करो। मैं बता रहा हूँ, रियल टेस्ट में थोड़े ज़्यादा नंबर आएंगे, मेरे हमेशा मॉक टेस्ट में कम ही नंबर आए और असली एग्जाम में हमेशा बहुत अच्छे नंबर आए। इसलिए बिल्कुल भी चिंता मत करो, आराम से अपने मॉक टेस्ट दो, अच्छे से उनको एनालाइज करो, उस गलती से सीखो, और अगले मॉक टेस्ट में वही सेम गलती अप्लाई ना करने की कोशिश करो। समझ रहे हो बात। इस तरह भाई रही मेरी मॉक टेस्ट की जर्नी। इस तरह मैं अपना मेंस दे के आया, जैसा तैसा हुआ। उस साल जो मैथमेटिक्स थी वो बहुत टफ आई भाई। मैथमेटिक्स की जो सेक्शनल कट ऑफ गई थी ना, मेंस में जो हर सेक्शन की कट ऑफ अलग से जाती है और टोटल कट ऑफ अलग से जाती है, उसकी सेक्शनल कट ऑफ जो थी ना मैथ में, वो 60 में से 2 नंबर थी। तो भाई मैथ बैकग्राउंड में कोई फायदा नहीं हुआ, मेरे बहुत कम नंबर ही आए। ठीक है, मतलब 20 नंबर का सोच रहा था, 20 नहीं आए, 20 से कम ही रह गए काफी। ठीक है, रीजनिंग के ठीक नंबर आ गए 20 के आसपास। इंग्लिश, इंग्लिश में 36 मार्क्स का मैंने क्वेश्चन अटेम्प्ट किया और 36 ही आए, एक क्वेश्चन गलत नहीं हुआ। इंग्लिश में मेरी बहुत हेल्प की भाई। ठीक है, करंट अफेयर में भी अच्छे खासे नंबर आ गए, वो जो डिस्क्रिप्ट था उसमें भी अच्छे नंबर आ गए। मेंस में कुल मिला के मेरे बहुत अच्छे नंबर हो गए थे। लेकिन मेरे अकॉर्डिंग गया था भाई मेंस मेरा बहुत बेकार। मेंस देके आया था ना, तो मैं तो भाई बिल्कुल डिस्ट्रॉयड हो चुका था, मतलब मेरे मानसिक स्थिति बिल्कुल हिल चुकी थी। मुझे लगा मैं तो भाई पूरी मेहनत पे हो गया, पानी फिर गया, मेरा कुछ नहीं होता था, मैं तो पास नहीं होऊंगा। तो मुझे पता नहीं था कि मेरे उसमें से भी अच्छे मार्क्स आ जाएंगे, क्योंकि जो लोग पास होते हैं उनके मार्क्स नहीं दिखाए जाते ना। तो रिजल्ट मेरा नाम आ गया, मैं बड़ा खुश था, चलो इंटरव्यू की तैयारी करते हैं। मेरा पूरा फोकस इस बात में था कि भाई मेरे मेंस में मार्क्स तो बहुत कम है, मेरे को इंटरव्यू में बहुत अच्छे मार्क्स लेके आने हैं। इंटरव्यू में जब मैं बहुत अच्छे मार्क्स लेके आऊंगा तभी मेरा मेंस क्वालिफाई हो सकता है। इंटरव्यू की मैंने तैयारी स्टार्ट करी, और भाई इंटरव्यू की तैयारी को ना मैं 3 पार्ट में बांटता हूँ। उसमें 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं। एक होता है तुम्हारे खुद के बारे में, जो तुमने इन्फॉर्मेशन दिया, तुम्हारा नाम, उसका मतलब, तुम्हारी जो जगह है, जिस स्टेट से तुम हो, स्टेट का क्या करंट अफेयर चल रहा है, उस स्टेट के बारे में कुछ खास, तुम्हारी सिटी के बारे में कुछ खास, मतलब तुमसे रिलेटेड जितना भी एक पार्ट तो वो। दूसरा पार्ट बैंकिंग अवेयरनेस, बैंकिंग के कौन कौन से बेसल नॉर्म्स हैं और पता नहीं क्या क्या यार, FDRD क्या होता है, करंट अकाउंट, सेविंग अकाउंट, पता नहीं क्या क्या। दूसरा पार्ट होता है बैंकिंग अवेयरनेस का। तीसरा पार्ट होता है करंट अफेयर का। करंट अफेयर से मेरा मतलब है जिस दिन तुम्हारा इंटरव्यू होता है ना, उसके आसपास उन दिनों क्या न्यूज चल रही है, कोई फेमस न्यूज है क्या, कहीं इलेक्शन हो रहे हैं क्या, इलेक्शन हो रहे हैं तो किन स्टेट्स में हो रहे हैं, ये सब चीज तुमको देख के जरूर जानी चाहिए। तो मैं तुमको यही बताऊंगा कि अगर तुम्हारा भी मेंस क्वालिफाई हो जाए और जब तुम इंटरव्यू की तैयारी करो तो तुम इसी तरह से करो कि तुम इंटरव्यू की तैयारी को 3 हिस्सों में बांटो। खुद के बारे में सब कुछ पता करो, अच्छे से नोट्स बनाओ, 4-5 पेज में अपने बारे में सब कुछ लिख लो, अपने गाँव के बारे में, वहाँ की पॉपुलेशन क्या है, वहाँ के वोटर लिस्ट में कितने लोग हैं टोटल, पंचायत में कितने गाँव है, अगर गाँव से हो तो कौन से शहर से, वो शहर किस चीज़ के लिए फेमस है, अगर कोई फेमस गाँव है वो किस चीज़ के लिए फेमस है, तुम्हारा स्टेट किस चीज़ के लिए फेमस है, ये सबके अच्छे से नोट्स बना लो भाई। ठीक है। सेकंड चीज़ बैंकिंग अवेयरनेस, यूट्यूब पे डालो बैंकिंग अवेयरनेस फॉर IBPS PO इंटरव्यू या IBPS PO, अपने आप प्लेलिस्ट आ जाएगी 8-10 लेक्चर की, आराम से पढ़ के अच्छे से नोट्स बना लो उसके भी। ठीक है। तीसरा, जो करंट अफेयर होता है उसके लिए बताऊंगा, चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। जिस दिन तुम्हारा इंटरव्यू है, मान लिया तुम्हारा इंटरव्यू है 10 तारीख को, तो तुम 5 तारीख से न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करो और 5 दिन की डेली न्यूज़ देख लो अच्छे से, और इंटरव्यू वाले दिन का न्यूज़पेपर भी अच्छे से पढ़ के जाओ, क्योंकि जो इंटरव्यू लेते हैं ना वो भी पढ़ रहे होते हैं, उनको आसपास न्यूज़ याद रहती है, आज क्या चल रहा है, कल क्या चला था, परसों क्या चला था। तुम 3-4 दिन का न्यूज़पेपर अच्छे से पढ़ लो, उससे तुम्हारे डेली करंट अफेयर क्वेश्चन सॉल्व हो जाएंगे। और हाँ, बैंकिंग से रिलेटेड तुम्हारी जीके भी थोड़ी स्ट्रांग होनी चाहिए। ऐसे वो फाइनेंस मिनिस्टर का नाम नहीं पूछेंगे, पूछेंगे देश का फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, तुम्हारी स्टेट के फाइनेंस मिनिस्टर नहीं, तुम्हारी स्टेट के फाइनेंस सेक्रेटरी कौन है, ये सब चीज़ों को देख लो अच्छे से। इस तरह तुम इंटरव्यू की तैयारी करोगे तो अच्छे से ही तुम्हारा इंटरव्यू जाएगा, बिना डरे हुए, आराम से, काम कंपोज होके दे दो भाई इंटरव्यू, अच्छे नंबर ही आएंगे। खैर मेरे नंबर तो बहुत ज़्यादा खराब आए थे इंटरव्यू में, क्योंकि मेरी थोड़ी स्टडी जो तुमको अभी बता रहा हूँ ना, उस वक्त मेरे को नहीं पता थी ना, कोई बताने वाला नहीं था।
तो मैंने जो करंट अफेयर है ना वो नहीं पढ़ा था, 2-4-5 दिन का न्यूज़पेपर। मैंने अपने बारे में पढ़ा और बैंकिंग अवेयरनेस पढ़ी, लेकिन उन्होंने लगातार करंट अफेयर क्वेश्चन पूछे, जो उन दिनों चल रहा था कुछ ना कुछ, कहाँ इलेक्शन हो रहा है, कहाँ क्या हो रहा है। और भाई कम से कम 10 क्वेश्चनों में बोला सॉरी सर मुझे नहीं पता। उन्होंने आंसर ही मेरे सॉरी लाके दे दिए ठीक है। और भाई अब इंटरव्यू के बाद मैं घर गया, मेरे को समझ आ चुका था कि भाई मेंस भी खराब हो गया तेरा तो इंटरव्यू भी खराब हो गया, तू तो खत्म है। लेकिन फाइनल रिजल्ट से पहले 15 दिन पहले तुम्हारे मेंस के मार्क्स आते हैं, मेरे मेंस के मार्क्स आए, बहुत अच्छे मार्क्स थे। तब मेरे को लगा कि यार हो सकता है सिलेक्शन। तो 1 अप्रैल का दिन आया, सुबह 9 बजे रिजल्ट आया, देखा पहली लाइन, वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू। बस ये लाइन देखते ही ना पूरा मामला सेट हो गया। सब पूरी मेहनत, जितनी दिन रात प्रैक्टिस, जितना कुछ किया था, एकदम मतलब सब निकल गया भाई एक ही बार में। और इस तरह से मैं बैंक में प्रोबेशनरी ऑफिसर बन गया। अगर यार तुम इस वीडियो के एंड तक आए हो तो मैं चाहता हूँ तुम इस वीडियो पर कमेंट करो मैंगो, जिससे मुझे पता चले कि कौन कौन लोगों ने वीडियो एंड तक देखी है। ठीक है। और भाई सही बता रहा हूँ, अगर तुमको वीडियो पसंद आई अपने दोस्तों को जरूर शेयर करो यार, इस चैनल को थोड़ा बढ़ाओ, सब्सक्राइबर बढ़ाने हैं हमको। ठीक है। इस चैनल पर बहुत सारी स्ट्रेटेजी आएंगी, सीजीएल से रिलेटेड, आईबीपीएस पीओ से रिलेटेड, क्या क्या बुक लिस्ट है, बहुत तरह की वीडियो आएंगी, यूपीएससी सीएपीएफ का एग्जाम जो मैंने निकाला है, सब तरह की वीडियो आएंगी। तुम सपोर्ट करते रहो, सब्सक्राइबर बढ़ाते रहो। थैंक यू गाइस।